हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक प्लेन। तो उसमें हमने कल क्या देखा था? हमने देखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। वो हमारा था क्या? वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस p। ठीक है, ये था क्या हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म वेयर n इज अ this n cap is a unit vector perpendicular to plane, and this p is what? Distance of plane from origin, या फिर perpendicular distance of plane from origin। और स्मॉल आर क्या हमारा? एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑन अ प्लेन। तो आज हम इसके ऊपर कुछ एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं छोटे छोटे, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपना अदर फॉर्म्स ऑफ अ प्लेन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैंने लिखा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance 4 upon root 14 from origin and is perpendicular to the vector I cap minus 2j cap plus 3k cap। ठीक है, तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया है? एक तो दिया है कि प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, तो दिस इज द बिगेस्ट हिंट कि हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। और हमें क्या दे दिया है? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। तो लेट्स डू इट। तो अब देखते हैं अब जैसे i माइनस 2j प्लस 3k, ये क्या है? हमारा नॉर्मल वेक्टर। बट इधर मुझे क्या चाहिए था? हमारे नॉर्मल फॉर्म में यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इसको कैसे लिखा मैंने? r डॉट विथ, इसको पहले नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो देखना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 square plus 2 square plus 3 square. This is equal to plus minus p. P here is 4 upon root 14. तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख देते हैं। तो ये कितना है? 1 square is 1, 2 square is 4, 4 plus 1 is 5, 5 plus 9 is 14। तो ये रूट 14 और ये रूट 14 कैंसिल हुआ। तो इधर से हमें दो प्लेन मिले ऐसे, जो कि this 4 upon root 14 डिस्टेंस पे लोकेटेड होंगे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको हम आंसर लिख लेते हैं फाइनली, r डॉट i माइनस 2j प्लस 3k कैप, दिस इज k कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट वी हैव टू प्लग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। So next question is find distance of plane, find distance of plane। और प्लेन की इक्वेशन क्या है? लेट्स से x, ओके चलो, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम लेट्स से ओरिजिन। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे अभी हम आगे चल के एक टॉपिक देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। उधर हम इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला देखेंगे जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है 2 डायमेंशनल में, उसी टाइप का है, सिमिलर कैटेगरी का है।
बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा रिसेंटली उसके आधार पे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिखी थी वो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी थी। क्या लिखी थी? r डॉट n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस p। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। तो इसका यूज करना है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है, वो बहुत ही ज्यादा आसान है, वो हम आगे चल के देखेंगे जब वो वाला आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी के लिए मेरे को इस फॉर्म को यूज करना है। तो मैंने क्या बोला, फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको ये वेक्टर फॉर्म में पढ़ा मैंने, तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू वेक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म। तो कल मैं जैसे मैंने पहले भी बहुत स्ट्रेस दिया है कि यू शुड बी वेरी फास्ट इन इंटर कन्वर्जन, और वेक्टर से 3D, 3D से वेक्टर हमारा बहुत फास्ट कन्वर्जन होना चाहिए। तो इसको मैं 3D के लिए क्या करूंगा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। तो क्या लिखूंगा, r डॉट, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इसको मेरे को 3D में कन्वर्ट करना है। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, यही वाला प्लेन, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी या वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब क्या किया, अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो उसको पहले मैंने क्या किया, इस 9 को RHS में लेके गया। तो r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब नोट रखना, जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में गलत करते हैं, वो डिस्टेंस बोल देते हैं 9, बट 9 इज नॉट द डिस्टेंस। क्यों? पहले मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, तब मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाटएवर इज रिटन ऑन द RHS साइड। बट एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट से दिस इज द डिस्टेंस। समझ में आया क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको यूनिट वेक्टर नहीं बनाया। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करूं, मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देता हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, चलो डिवाइड कर देते दोनों साइड, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इधर भी विच इज नथिंग बट 3 ओनली, रूट 9 is 3, तो इधर डायरेक्टली 3 लिख दिया। अब मैं बोल सकता हूं क्या कि ये किस फॉर्म में आ गया मेरा, r डॉट n कैप, और इस साइड मेरा क्या बच गया, 9/3 विच इज नथिंग बट 3। नाउ दिस इज माय आंसर। समझ में आया बच्चों क्या किया, हमें इस फॉर्म में लाना है। आई एम गिविंग अगेन स्ट्रेस, दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तभी मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, अदरवाइज मैं उसको डिस्टेंस नहीं बोलूंगा। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। चलो, तो अभी हमने दो फॉर्म देख चुके हैं। एक क्या, एक पॉइंट ऑन अ प्लेन एंड नॉर्मल डायरेक्शन, एक वो देखा था पहले क्लास में। उसके बाद हमने क्या देखा था, नॉर्मल फॉर्म। अब तीसरा देखते हैं हम। तो तीसरे के लिए मैं क्या लूंगा, एक तो वन पॉइंट प्लस एक पॉइंट मिल गया मुझे, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला तो हमने कर लिया है। अब मैं क्या लूंगा, 2 पैरेलल डायरेक्शंस, 2 पैरेलल डायरेक्शन। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि इस इंफॉर्मेशन से हमें एक यूनिक प्लेन मिलेगा। ठीक है, फिर भी दोबारा एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, लेट्स से दिस palm इज माय प्लेन, दिस प्लेन कंटेन्स these 2 वेक्टर्स, these 2 आर पैरेलल वेक्टर्स। तो इससे क्या होगा, पैरेलल वेक्टर से मेरा प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा। प्लेन कैन ओनली ट्रांसलेट, इट कैन नॉट रोटेट। तो और फिर मेरे को प्लेन को फिक्स करने के लिए उसने एक पॉइंट भी दे रखा है। तो मैंने बोला कि इन 2 वेक्टर से तो क्या हुआ, मेरा ओरिएंटेशन फिक्स हुआ, पॉइंट से क्या हुआ, लोकेशन फिक्स हो गई। तो अल्टीमेटली मेरा प्लेन फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली इसको लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो उसने क्या लिया, एक पॉइंट तो ले लिया, लेट्स से एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर c ले लिया, और 2 पैरेलल डायरेक्शन माना हमें दिए हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, तो देखते हैं। लेट्स से दिस इज माय प्लेन, इस पे हमें एक पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर है c। दिस इज अ पॉइंट विद हुज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल c, और 2 डायरेक्शन दे रखी है। लेट्स से वन डायरेक्शन इज दिस इज वेक्टर a,
एंड अनदर डायरेक्शन इज दिस, लेट्स से दिस इज वेक्टर v। क्या दिया है? दो पैरेलल डायरेक्शन एंड अ पॉइंट। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, मतलब अभी तक जो हमने सीखा उस बेसिस में मुझे अगर किसी तरीके से एक पॉइंट और एक नॉर्मल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। फिर हम वो यूज कर लेंगे r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट तो उसने दिया है, तो इसका मतलब जैसे अगर मैं वो फैक्ट यूज करूं, कौन सा, r माइनस ए डॉट एन, ये हमने पढ़ चुका है पहले। इसमें क्या होता था, ए तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था ऑन अ रिक्वायर्ड प्लेन, बट एक ही जगह तो मेरा सी दिया है, तो ठीक है चलो इतना काम तो हो गया मेरा, एक पॉइंट पता है, बट मुझे नॉर्मल नहीं दिया। इनडायरेक्ट वे में मुझे कुछ और दिया है। क्या दिया है? इंस्टेड ऑफ गिविंग नॉर्मल, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस ब्लू मार्कर नॉर्मल, दे हैव गिवन ब्लैक, ये दो ब्लैक मार्कर की डायरेक्शन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने बोला कि ये दो वेक्टर दे रखे हैं ब्लैक वाले, और जो ब्लू वाला वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैं ब्लू वाला वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूं? बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू ब्लैक मार्कर्स। तो उसी प्रकार मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा एन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, ये नॉर्मल जो होगा वेक्टर प्लेन के, दैट इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। और ये वेक्टर है क्या, इसको लिख लो, अच्छा लिखा हुआ है ऑलरेडी इधर, दीज आर two vectors parallel to the plane and this is a point with position vector small c on the required plane। तो इसमें प्लग कर देते हैं वैल्यूज, तो क्या आया, r माइनस ए, सॉरी ए की जगह हमारा क्या यूज है, c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो r माइनस सी डॉट विथ a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो इसको हम बोलेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्लेन। इसमें क्या दिया है, सी क्या है हमारा, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ए और बी क्या है हमारे, टू पैरेलल डायरेक्शन या फिर टू वेक्टर्स पैरेलल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेट से मैं फॉर्म 1 बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इसको अब हम देखेंगे और कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं। अच्छा, अगर अब तुम ध्यान से देखो, जो हमें इक्वेशन मिली है, जो भी हमें इक्वेशन मैंने लिखी है नीचे ब्लू कलर से, वो एक नोन, एक जानी पहचानी टाइप की चीज है। क्या है ये, तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। कौन कौन से, देखना ध्यान से सुनना, r माइनस सी, ए एंड बी। क्या बोला मैंने, दिस इज नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, जिसमें एक वेक्टर है r माइनस सी, एक है a और एक है b। तो इसको तो मैं बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। सो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज बॉक्स ऑफ r माइनस सी, a एंड b। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकेंड फॉर्म। समझ में आया ना मैंने क्या लिखा, ये क्या है हमारा, बॉक्स ऑफ r माइनस सी स्पेस a स्पेस b, तीन वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट लिखा है, वही मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब फर्दर मैं इसको थोड़ा और अलग फॉर्म में लिखता हूँ। अब मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, या फिर मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये पता है मैंने कि हम इस कॉलम के थ्रू इसको हम दो में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज r a b, देखना, प्लस माइनस सी a b। I can break it into two box. This we have already seen in chapter vector. अब इस फर्दर इस माइनस को मैं बाहर ले सकता हूँ, दैट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट या फिर प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसको मैंने लिखा बॉक्स ऑफ r a b माइनस बॉक्स ऑफ c a b इज इक्वल टू 0। और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को उस साइड लेके जा रहा हूँ। सो वेक्टर r, वेक्टर a, वेक्टर b इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ c a b। दिस इज माई अदर फॉर्म। इसको भी हम याद रखेंगे। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, ये तो हम बोल सकते हैं कि इससे, इस इक्वेशन से हमने ड्राइव्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो दिस विल बी माय थर्ड।
समझ में आया? अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं, हाँ, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज टू पार्ट्स। ये तो है इंपॉर्टेंट, दीज टू आर लेस इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आ तो सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इसके बेसिस पे। अब इसको एक और तरीके से देखता हूँ। अगर मैं अब ध्यान से देखूं, क्या ध्यान से देखूं, वीडियो को तुम लोग पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ इतने पार्ट को। अब देखना, जो मेरा ऊपर लिखा है, जो मेरा ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है, बॉक्स ऑफ r माइनस सी ए एंड बी, और बॉक्स ऑफ एनी, अगर कोई भी तीन वेक्टर का बॉक्स जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है ना। अगर बॉक्स है किसी तीन वेक्टर्स का जीरो, तो क्या होता है, वो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। अच्छा, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो आई कैन एक्सप्रेस एनी वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, देन कोई भी एक वेक्टर उसमें से क्या लिख सकता हूं मैं, उसको बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं r माइनस सी को, देखना r माइनस सी, इस वेक्टर को मैं लिख रहा हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। और लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, सम कांस्टेंट टाइम्स वन वेक्टर प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम्स सेकंड वेक्टर। तो इसको मैं लिख लिया, लेट्स से लैम्डा टाइम्स वेक्टर a प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b। इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर c प्लस लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने टोटल चार देख लिए, क्या क्या देखे देखना, तीन तो शायद बोर्ड पे लिखे, और चौथा मैं चलो इधर लिख देता हूँ, जो हमने ऑलरेडी कर चुका है, r a b इज इक्वल टू c a b। सी तो क्या था, पोजीशन वेक्टर, ए और बी टू पैरेलल वेक्टर्स टू द रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये चारों फॉर्म याद होना चाहिए, फॉर्म 1, फॉर्म 2, इसको मैंने बोला था थर्ड, एंड लास्टली दिस इज फोर्थ। समझ में आया बच्चों? तो ये चारों फॉर्म याद रखना। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। ये तो जो इक्वेशंस थी वो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखी, अब हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो लेट मी राइट इट इन कार्टेशियन फॉर्म। सो क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। So I'm rubbing this part. देखना, तो वेक्टर से कार्टेशियन के लिए अगेन क्या रूल होता है, वेक्टर r को तो हम क्या लिखते हैं, जनरल वेक्टर को इन टर्म्स इन कार्टेशियन फॉर्म x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और c तो एक कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है, तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा 3D में, कोऑर्डिनेट। तो उसको मान लूंगा मैं c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस सॉरी c1 c2 c3। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इस वेक्टर इक्वेशन को 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको तो मैंने लिखा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू c क्या है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन में हमारा 3D में क्या यूज होता है वर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने मान लिया c1 c2 c3 है, तो c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है। फर्दर प्लस लैम्डा टाइम्स a और b वेक्टर दे रखे, तो फ्री वेक्टर दे रखे, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा उधर क्या हो जाएगा टर्म, क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो a के मान लिए मैंने a1 a2 a3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड लास्टली प्लस म्यू टाइम्स अगेन वेक्टर b क्या है, फ्री वेक्टर है पैरेलल टू द प्लेन, तो उसके अगेन उसके करस्पॉन्डिंग टर्म हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोस। तो डायरेक्शन रेशियोस के मान लिए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। समझ में आया? अब क्या करें, अब हम दोनों तरफ i j और k का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, देखना x इज इक्वल टू, पहले मैंने i का कोफिशिएंट इक्वेट किया, तो व्हाट आई विल गेट, i का कोफिशिएंट इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। x इज इक्वल टू, इधर इस साइड क्या बचेगा, c1
प्लस लैम्डा टाइम्स a1 प्लस म्यू टाइम्स b1. When now I will equate coefficients of j. इधर क्या आएगा y is equal to c2 plus lambda times a2 plus mu times b2, and lastly I will equate coefficient of k cap. So z is equal to c3 plus lambda times a3 plus mu times b3. So these three, देखना सुनना ध्यान से, these three combinedly will represent this plane. ये ऐसा नहीं है तीन प्लेन्स की इक्वेशन लिखी है, नहीं नहीं नहीं, these मैं क्या बोलूंगा, these three together represents plane. इन तीनों को एक साथ लिखा होगा, समझ में आया? these three combinedly will represent कौन सा प्लेन, जिसपे एक तो पॉइंट दिया है C, जिसका पोजीशन वेक्टर C है, और दो वेक्टर्स दे रखे हैं A एंड B व्हिच आर पैरेलल टू दैट प्लेन. तो समझ में आया बच्चों? अब हम इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन वाले को. तो इसको वीडियो को पॉज करो, इस वाले पार्ट को कॉपी करो, देखना क्या लिख रहा हूं मैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज थ्री इक्वेशंस, मैं इसको एक और स्मार्टली एक तरीका है उससे बता रहा हूं, देखना. अभी मैंने क्या लिखा था इधर, जब वेक्टर में लिखा था r माइनस सी a और b, तो क्यों ना अब हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड से लिखें, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगा इसी चीज को लिखने का. तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, अगेन राइट, मैं लिख तो 3D में ही रहा हूं, तो r की जगह क्या आएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, c की जगह c1 i c2 j c3 k, एंड सिमिलरली फॉर वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो जो हमें पता है कि जब तीन वेक्टर्स लिखे होते हैं बॉक्स के अंदर, तो डिटर्मिनेंट में हम कैसे लिखते हैं, पहली रो में क्या आता है, पहले वेक्टर्स के i j और k के कोफिशिएंट्स. तो इधर i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अगर r को माना x i कैप और इधर माना c1 i कैप, तो x माइनस c1, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस c1. सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा मेरा, इधर क्या आ जाएगा, इसी वेक्टर का j का कोफिशिएंट विच इज y माइनस c2, एंड लास्टली इधर क्या आएगा, इसी वेक्टर का k का कोफिशिएंट विच इज z माइनस c3. तो और फिर सेकेंड रो लिखते हैं, सेकेंड रो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली a1 a2 a3, एंड लास्टली b1 b2 b3. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. तो इंस्टेड ऑफ दिस इज बेटर रिजल्ट. क्यों, क्योंकि इधर तो हमने अगर मान लो, देखो फाइनली मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे जैसे क्या होगा, देखो C A और B की तो वैल्यूज कुछ दी होंगी, जैसे मान लिया C को दे दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सिमिलरली A को दे दिया कुछ तो वेक्टर, B को दे दिया. तो अल्टीमेटली व्हेन यू विल ओपन दिस डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा तुम्हारा, सम कांस्टेंट टाइम्स x प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम्स y प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम्स z प्लस सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0. तो डिटरमिनेंट ओपन करना आसान है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको, बट इधर क्या होगा ना, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं बोलूं कि सर हाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. मान लो कि कोई बच्चा पूछे, सर समझ में नहीं आया कि ये चीज इसकी इक्विवेलेंट कैसे आएगी, फील नहीं आ रही, तो क्या करेंगे हम, इधर मुझे क्या चाहिए, x y z और उनके कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, उनके कोफिशिएंट्स किसके टर्म्स में आएंगे हमारे, c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3. Similarly for coefficients of y and similarly for coefficients of z and similarly this constant. ये जो कांस्टेंट्स आने वाला है, जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, इनमें क्या आने वाला है, कुछ तो कांस्टेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ दीस कांस्टेंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. अब इससे रिलेट करते हैं वो इधर कैसे ऑब्टेन होगा. तो क्या करना है बेसिकली, हमें ना, हमें इक्वेशन तो दिए 3 और पैरामीटर्स है हमारे लैम्डा और म्यू 2. तो क्या करेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन. जैसे कि मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ही बताया, एलिमिनेशन में क्या होता है बेसिकली, जब हमारे पास दो वेरिएबल, जैसे मैं बोल सकता हूँ 2 वेरिएबल है, तो हमें एलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर 1 मोर इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. तो इधर भी वही चीज है, मैंने बोला इक्वेशंस 3 है, लैम्डा और म्यू 2 वेरिएबल है, उनको एलिमिनेट करना है मुझे. तो क्या करूंगा मैं, जैसे पहली 2 इक्वेशन से, सुनना ध्यान से, पहली 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ x y c1 c2 a1 a2 b1 b2. Once more I am repeating. मैंने बोला finding lambda and mu from first 2 equation in terms of x y c1 c2 a1 a2 b1 b2, और उनको मैं
z वाले में लिख दूंगा, थर्ड वाली इक्वेशन में लिख दूंगा, तो जो भी इक्वेशन आएगी ऑब्टेन होगी वो सेम एज दिस होगी। मतलब उसमें क्या होगा, लैम्डा और म्यू नहीं होंगे, x y z होगा, a1 a2 a3 होगा, b1 b2 b3 होगा एंड लास्टली c1 c2 c3 होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये वाला फॉर्म जरूर याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, इसके बेसिस पे अपन छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखना, एक कन्वर्जन का देता हूं मैं वेक्टर से कार्टेशियन। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो, एकदम डायरेक्ट वैल्यू प्लग नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, find Cartesian equation of plane vector r is equal to I cap into 1 plus lambda plus mu plus j cap times minus 1 plus 2 lambda plus mu and lastly plus k cap times लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सोचो, हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो अभी जो मैंने लिखा तुम्हें, अभी बहुत अनकॉमन सा फॉर्म है, अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो हमने पढ़ा उसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले, सबसे पहले अभी क्या नोटिस में आ रहा है कि वेक्टर आर आई जे के के टर्म्स में लिखा हुआ है। देखो, एक तरीका तो क्या है कि मैं क्या करूं, r को लिख दूं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख के देखना मेथड 1, तो वो तुम लोग ट्राई करना, मैं मेथड 2 बताता हूं। पहले मेथड 1 में हिंट देता हूं क्या करना क्या है, उससे तुम वेरीफाई करना मेथड 2 का आंसर, दोनों को वेरीफाई करना। मैंने बोला क्या करें हम, कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर r को लिखता हूं मैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और फिर क्या करूं मैं, दोनों साइड i j और k का कोफिशिएंट इक्वेट कर देता हूं। तो उससे क्या होगा मेरा, उससे लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन बनेगी। तो पहली 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x y, उसको थर्ड वाली इक्वेशन में रख दो। तो थर्ड वाली जो इक्वेशन आएगी, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x y z के फॉर्म में आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट हमारी प्लेन की इक्वेशन। दोबारा एक बार और, मैंने क्या बोला, इसको x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखो वेक्टर r को, दोनों साइड i j k का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, तुम्हें 3 इक्वेशंस मिलेंगी लैम्डा और म्यू में। पहली 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू को एलिमिनेट करके तीसरी इक्वेशन में रखो, फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम देखते हैं एक और मेथड, थोड़ा स्मार्ट तरीका। तो देखें, इसको क्या किया मैंने, लैम्डा और म्यू को सेपरेट किया। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, वेक्टर r ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमने आज पढ़े। तो देखना आई कैप, दिस इज माइनस जे कैप, ध्यान से देखना, प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या होगा, आई कैप, इधर से माइनस सॉरी प्लस 2 जे कैप, और इधर से प्लस के कैप, प्लस म्यू टाइम्स, इधर से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब शायद बहुत से बच्चों को क्लिक कर गया होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से रीड करें हम। चलो एक काम करते हैं, और अच्छे से रीड करने के लिए इसको इधर लेके आते हैं। वेक्टर r माइनस i माइनस j इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब शायद क्लिक कर गया होगा। क्या है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है। ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा है, सम कांस्टेंट टाइम्स दिस वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स दिस वेक्टर। तो क्या करूं मैं, क्या बोल सकता हूं कि ये वाला वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है तो क्या कर सकता हूं मैं, इनका डिटर्मिनेंट है 0। हेंस अब देखना,
चलो एक काम करते हैं, हम इधर लिखते हैं डिटरमिनेंट। तो इधर क्या आएगा मेरा, इस वेक्टर के आई का कोफिशिएंट जे का एंड देन के का। तो आरएचएस में जो वेक्टर लिखा है उसमें आई का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब मैं वेक्टर आर को लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखूंगा इधर, तो आई का कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स माइनस वन, तो वो आ जाएगा हमारे इधर एक्स माइनस वन। फिर y का कोफिशिएंट क्या आएगा, सॉरी j का कोफिशिएंट क्या आएगा इधर y माइनस y प्लस वन एंड लास्टली z का कोफिशिएंट क्या आएगा, इधर केवल z बचेगा, इधर तो k का कोफिशिएंट है नहीं, तो इधर आएगा हमारा z। समझ में आया बच्चों क्या कर रहा हूँ, देखो इधर मैं इसको इस r को लिख रहा हूँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब मेरा i का कोफिशिएंट क्या आया LHS में x और इधर से माइनस वन, तो वो x माइनस वन, फिर j का कोफिशिएंट y प्लस वन एंड लास्टली z का k का कोफिशिएंट, इधर z आया, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली z। ठीक है, और फिर दूसरे रो में क्या आएगा, ये इसके कोफिशिएंट, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला ये वेक्टर क्या लिखा है, इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट इज 0, ये हमने पहले सीखा है वेक्टर्स में। तो इधर लिखूंगा 1 2 1, ये क्या है इस वेक्टर्स के i j k के कोफिशिएंट्स। और लास्टली म्यू का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी ये वाला वेक्टर क्या है 1 1 1, तो हमारा इधर आएगा 1 1 1 एंड दिस इज 0। तो इसके बाद तुम लोग डिटरमिनेंट को ओपन कर लोगे आई होप। तो मैं इधर इस क्वेश्चन को इधर एंड अप करता हूँ, आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको सॉल्व करना और किससे वेरीफाई करोगे, मेथड 1 से। मेथड 1 क्या था हमारा, विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट, मतलब हम इधर x i y j z k तो लिखेंगे, i और j और k का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशंस मिलेगा, पहली 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू को x y के टर्म्स में लिख के तीसरी इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमारी यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसको चलो एक काम करते हैं, इसको ओपन कर ही लेते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, उसके लिए रब किया इसको, देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई विद मेथड 1 कि हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखना डिटरमिनेंट को ओपन ऑफ कर लेते हैं, तो यह है x माइनस वन इंटू दिस गया 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस ऑफ y प्लस 1 इंटू ये गया 1 माइनस 1, तो इट इज 0 प्लस z टाइम्स दिस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 is equal to 0। तो इधर से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये तो टर्म 0 हो गया। फाइनली वी आर गेटिंग x माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज हमारा आंसर, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा प्लेन, जो उसने बोला था वेक्टर फॉर्म में, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन। समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पे। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो, कॉपी करो। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम इसको दोनों फॉर्म में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। नॉन कोलिनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले दिया था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक प्लेन मिलेगा। तो कैसे बोला था मैंने, एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, वो जो 3 प्लेन है, 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, उनको ज्वाइन करूंगा, आई विल गेट अ ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल इज नथिंग बट अ प्लेन इटसेल्फ। क्या बोला मैंने कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस, इन तीनों को ज्वाइन करूंगा, आई विल गेट अ प्लेन, और इसको एक्सटेंड कर दिया पूरा इंफिनिटी तक, तो क्या मिल गया मुझे, प्लेन ही मिल गया बेसिकली। तो ठीक है, हमें यूनिक प्लेन तो मिलेगा। अब हम देखेंगे इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए फर्स्ट आई यूज, लेट्स से चलो वेक्टर फॉर्म ही देख लेते हैं।
वेक्टर फॉर्म, उसके बाद विल सी द कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो 3 पॉइंट्स दिए, इसका मतलब हम वेक्टर में क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए। तो मैंने मान लिया एक पॉइंट ए दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी, और एक पॉइंट है सी जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी। ठीक है, these are the 3 vectors, sorry 3 points with position vector A, B and C। अब देखना ध्यान से, जैसा कि मैंने पहले बोला, हमें जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है तो हमारा मतलब इक्वेशन लिखने के जस्ट पहले हमारे पास क्या क्या डाटा आ जाना चाहिए, एक तो पॉइंट, एक पॉइंट प्लस एक नॉर्मल वेक्टर। तो देखो पॉइंट तो हमारे पास एक क्या 3 अवेलेबल है, तो उसकी तो कोई कमी नहीं है। मुझे क्या चाहिए, जिस प्लेन में ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर और मिल जाए, तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा उसी फॉर्म में, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कौन सा प्लेन, जिसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक बार प्लेन बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय प्लेन, दिस इज माय प्लेन। मैंने बोला कि एक तो पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और एक पॉइंट ये है सी जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। मैंने क्या बोला, आई हैव टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कौन सा प्लेन, जिसके अंदर ये 3 पॉइंट है। ये चीज हम वेक्टर्स में डिस्कस किए थे, याद है कुछ, क्या किए थे। अगर मैंने बोला इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आएगा, हम इन दोनों, एक ये वेक्टर लिखेंगे, एक ये वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये वेक्टर्स क्या है, ए बी क्रॉस विथ ए सी, और ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए क्रॉस विथ सी माइनस ए। ये हमारा हो गया नॉर्मल वेक्टर। दिस इज ऑलरेडी टॉट यू इन, कि तो कहाँ अपन ने पढ़ा था ये, वेक्टर में, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, बहुतों को याद भी होगा, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a, b एंड c। तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया, और पॉइंट हमें एक चाहिए था, 3 अवेलेबल, हम तो कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे। और हम कहाँ रखेंगे, हमारे पहले वाले फॉर्म में, जो फॉर्म क्या था, r माइनस, जैसे रखो r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यूज प्लग कर लेंगे, तो n की जगह तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर, और इस a की जगह देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, इस a की जगह यू कैन पुट एनी वन ऑफ दिस, तीनों से करेक्ट आंसर आएगा। मैंने बोला इस वेक्टर a की जगह हम वेक्टर a भी लिख सकते हैं, वेक्टर b भी लिख सकते हैं, वेक्टर c भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर a था क्या हमारा, उधर हमारा a था, कोई भी एक पॉइंट ऑन द प्लेन, उसका पोजीशन वेक्टर। तो इधर तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो 3 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये डिवाइड नहीं लिखा है, स्लैश लिखा है, ये या फिर ये या फिर ये, तीनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं हम इधर। तो फाइनली मैं लिख लेता हूँ एक बार, हम इक्वेशन क्या आएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके कॉपी दिस पार्ट देखना। अब मैंने लिखा r माइनस a रहने देते हम, चलो a रहने देते सर, तुम b और c कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा r माइनस a, देखना डॉट विथ नॉर्मल, और नॉर्मल हमारा क्या आया था, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, दिस इज इक्वल टू 0। ये सारे वेक्टर्स हैं मेरे, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, r का डॉट, पहले मैं इसको ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट को, तो मैंने लिखा इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में भी तुम लोग छोड़ सकते हो, या फिर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो देखना वेक्टर r डॉट विथ एक आ गया a क्रॉस b प्लस r डॉट b क्रॉस c प्लस r डॉट c क्रॉस a, ये ब्रैकेट इधर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने क्या देखा, r का डॉट इन तीनों से, अब a का डॉट और बचा है, तो a का डॉट a क्रॉस b के साथ 0, क्योंकि ये हमने बॉक्स वेक्टर्स में पढ़ा था प्रॉपर्टी। तो बॉक्स, अगर कोई भी दो वेक्टर्स बॉक्स के अंदर कोलिनियर हैं, या फिर कोई भी दो वेक्टर सेम है, तो बॉक्स इज 0। क्यों, बिकॉज वो वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाते हैं, और कोप्लेनर वेक्टर्स का बॉक्स क्या होता है, 0। तो a डॉट a क्रॉस b 0 हो गया,
एक a डॉट c क्रॉस a 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a डॉट b क्रॉस c। देखना ध्यान से मैं क्या बोला, a डॉट a क्रॉस b 0 हो गया, a डॉट c क्रॉस a 0 हो गया, a डॉट b क्रॉस c बचा। तो LHS में माइनस के साथ बचा है तो उधर आके प्लस हो गया, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, a डॉट b क्रॉस c। समझ में आया? अब हम इसको बॉक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आर ए बी मतलब बॉक्स ऑफ आर ए बी, सिमिलरली दिस इज बॉक्स ऑफ आर बी सी, एंड लास्टली दिस इज बॉक्स ऑफ आर सी ए, एंड दिस इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो या फिर इस फॉर्म में। ये है क्या हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a b एंड c। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, वी विल जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म, वी विल जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म। देखना तो ठीक है, नाउ सी द कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा वेक्टर 3D में, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लिया, देखना इधर ये प्लेन है हमारा, अब ध्यान से समझना इसको, देखना लेट्स से ये मेरा पॉइंट A था। अब इंस्टेड ऑफ, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, काम करते हैं थोड़ा बड़ा फिगर, क्योंकि मुझे 3 वेक्टर बताने हैं इसमें। लेट्स से दिस इज द पॉइंट A। अब पोजीशन वेक्टर की जगह आप क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x1, y1, z1। 2 पॉइंट और दिए हैं B, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x2, y2, z2, एंड लास्टली पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट इज x3, y3, z3। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन, किसी भी चीज की इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला है एक रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं कार्टेशियन की बात कर रहा हूं तो एक रिलेशन चाहिए एक्स वाई जेड में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन। तो एक हमें जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने मान लिया दिस इज अ जनरल पॉइंट, और लेट्स से इसको नाम दे दिया P, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y, z। ठीक है, अब देखना, अब मैंने क्या किया, A को इन तीनों से ज्वाइन किया, A को इन तीनों से ज्वाइन किया और इनको वेक्टर बना दिया। अब सुनना ध्यान से, देखना मैं क्या यूज कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, अब x y z में एक रिलेशन चाहिए जो कि सेटिस्फाइड हो केवल उन पॉइंट से जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि अगर प्लेन, देखना सुनना ध्यान से सुनना, अगर पॉइंट P इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे अगर P पॉइंट लाई कर रहा है, तभी हमारा AP वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सुनना ध्यान से क्या बोला मैं, अगर पॉइंट P इस प्लेन पे लाई कर रहा है, उसी दौरान क्या होगा, उसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा AP वेक्टर, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर विल बी कोप्लेनर। तो इसी को हम मैथमेटिकली यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें तो अब क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रहा है, केवल सेटिस्फाई हो रही है उन पॉइंट्स के द्वारा जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, AP, AB, AC, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, आर कोप्लेनर इफ, कब, इफ P lies on the plane, if P lies on the plane। समझ में आया बच्चों? तो अब मैं इसको मैथमेटिकली यूज करूंगा रिजल्ट लिखने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए। तो AP वेक्टर लिख लेते हैं हम। तो AP वेक्टर क्या होगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो लिख लेते हैं इधर AP वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस x1 आई कैप प्लस y, चलो इसको थोड़ा रब करके इधर लिखता हूं मैं, जस्ट लुक एट हियर। इस फिगर को कॉपी कर लेना, मैं रब करने जा रहा हूं इसको।
तो मैंने बोला ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा ए पी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या था, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप कैप। उसमें से मैं ए का पोजीशन वेक्टर घटाऊंगा तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ये तो हो गया ए बी वेक्टर। सिमिलरली आई से ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी माइनस ए, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। एंड लास्टली माय AC वेक्टर क्या हो जाएगा, A to C वेक्टर, दिस विल बी x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z1 k कैप। अब क्या मैं फैक्टर यूज करूंगा मैथमेटिकली, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं दे आर कोप्लानर, हेंस डिटरमिनेंट फाउंड बाय यूजिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ दीस थ्री वेक्टर्स इज 0। तो उसको लिख लेते हैं, दैट विल बी नथिंग अवर रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। तो इसको लिख लिया। देखना क्या लिख रहा हूं मैं, तो फाइनली स्टेप इज I am expressing this in terms of determinant. I am making, since these three are coplanar, therefore determinant is 0. कौन सा determinant, इनके कोफिशिएंट से बनने वाला। तो इधर क्या आएगा मेरा, x माइनस x1 i का कोफिशिएंट, पहले वेक्टर का i का कोफिशिएंट, फिर पहले वेक्टर का j का कोफिशिएंट which is y minus y1 and here it is z minus z1. Here it is x2 minus x1, this is y2 minus y1, this is z2 minus z1. And lastly here it is x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1. This is equal to 0. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, इसके ऊपर आई विल टेक एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एंड रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड आल्सो। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि 3 पॉइंट्स दे देंगे कोऑर्डिनेट और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन हम वो ले लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। इसके बाद हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन आई विल टेक इट नाउ। देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज प्लग करनी है हमें इस फॉर्मूले में। ठीक है, सी है, राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the points, देखना, passing through the points 1, 2, 3, 1, 2, 4 and 2, 6, 2, 4, 6। ठीक है, तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट करो, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं हम इसमें ना एक और पॉइंट ऐड करते हैं, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो 2 चीज पूछी है उसने, एक तो प्लेन की इक्वेशन एंड एक उस प्लेन के नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो तरीका क्या होगा, देखो केवल अगर नॉर्मल वेक्टर पूछता, देखिए ध्यान से सुनना, अगर केवल वो नॉर्मल वेक्टर पूछता तो उस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किधर किया हुआ है, हमारे वेक्टर्स में। तो उसका आंसर होता क्या है, जैसे मैंने बोला 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 प्लेन से एक प्लेन बनेगा, इन 3 पॉइंट से उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं हम, कोई भी 2 को ज्वाइन करते हैं। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ए बी
क्रॉस ए सी, और हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या किया, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ए बी क्रॉस ए सी। ये तो क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस लगा देते हैं बिकॉज दो डायरेक्शन आएंगी। ठीक है, तो दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? द रीजन इज कि मुझे एक तो रेडीमेड फॉर्मूला पता है इन तीनों पॉइंट्स का, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने का। क्यों? अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी तो मैं डायरेक्टली उधर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट के ऊपर कमेंट करके बोल दूंगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो बस उसको मुझे डायरेक्शन कोसाइंस बनाना होगा, मतलब यूनिट वेक्टर बनाना होगा मुझे। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो क्या बोला मैं, अगर प्लेन की इक्वेशन पूछता नहीं वो तो मैं तो यही करता, ठीक है, ये करता, बट उसने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन पूछ ली, उसके बाद एडिशनल पूछा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो क्या करूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट यूनिट वेक्टर आई विल फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर मुझे ये चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या करूं मैं, इसको तुम अपने पॉइंट लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, तो इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और लिख भी लेना एक्सप्लेनेशन कि ये कर सकते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, बट करेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज मुझे प्लेन निकालना है, तो एक बार प्लेन आ गया तो डायरेक्टली मैं उसकी इसको तो मैं डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको अलग से नहीं निकला हूं। तो क्या करें हम, पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन तो अभी बताई थी डिटरमिनेंट फॉर्म में, क्या था, देखने एक बार लिख लेते हैं, x माइनस x1। तो मैं मान लिया ये पॉइंट ए मान लिया, इसको भी इसको सी, इसको तो मैं ए मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मान लूं। तो x माइनस 1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर क्या आता था हमारा x2। देखो हमेशा -2 किया, वो मैंने जो फिक्स किया ना पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हर एक में से घटेंगे, इसमें से और एक वेरिएबल वाले पॉइंट से। दिस इज द वे टू मेमोराइज इट। क्या बोला मैंने दोबारा, ये जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इधर x माइनस था, फिर इधर क्या था। देखो दो चीजें याद रखना, एक तो जो रो 1 है ना वही वेरिएबल है, उसी में x y z टाइप की चीज आ रही है, रो 2 और रो 3 है वो तो एक कांस्टेंट टाइप की चीज है। प्लस सेकंड चीज क्या याद रखोगे कि हर एक में हमने क्या किया, अगर डेरिवेशन याद होगा तो रिकॉल करना आसान होगा, तो मेमोराइज करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमने ड्यूरिंग डेरिवेशन क्या किया था, इस पॉइंट को फिक्स किया था, फिक्स मतलब इस पॉइंट से मैंने उन बाकी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा हर एक में से, तो इधर क्या आएगा, अब दूसरे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, एंड लास्टली 4 माइनस 3 1। समझ में आया बच्चों? एंड लास्टली 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज x3 माइनस x1, y3 minus y1 and z3 minus z1. तो 4 minus 2 is 2 and 6 minus 3 is 3. This is equal to 0. ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। बस इसको डिटरमिनेंट को ओपन करना है, तो एक बार कर लेते हैं पूरा। तो दिस इज x minus 1, तो ये गया तो 0 minus 2, तो ये -2 माइनस y minus 2 इंटू ये गया 0 minus 1, तो -1 प्लस z माइनस 3 इंटू ये गया तो 0 माइनस 0, ये 0 आया, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली लिखते हैं हमारा क्या आ रहा है, देखते हैं x, देखो -2x प्लस 2 और माइनस y, माइनस का प्लस हो गया तो प्लस y, -2 प्लस -2 और ये माइनस, तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारी इसको -1 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके आधार पे क्या बोलूंगा, इसके आधार पे मैं डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर डायरेक्टली बोलूंगा। क्या बोलूंगा, x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो उसको क्या करना है, मुझे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। क्या बोला मैंने, डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होंगे, अगर मान लो केवल नॉर्मल वेक्टर बोला जाए, अगर यूनिट वेक्टर नहीं बोला जाए तो मैं लिखूंगा 2i कैप माइनस j कैप, k का z का कोफिशिएंट तो 0 है तो वो तो 0 हो गया। अब इसको मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्या करूं मैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो n कैप विल बी 2i माइनस j अपॉन √5। अब तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, जो मैंने बोला था, क्या, AB क्रॉस AC,
उन दोनों का क्रॉस लेके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना एंड वेरीफाइड कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हो सकता है अगर कैलकुलेशन या तो वहां मिस्टेक होगा उसकी कैलकुलेशन, या फिर हो सकता है यहाँ मिस्टेक होगा, दैट यू हैव टू वेरीफाई इट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए काफी है इतना, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने कमिंग लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।